न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में हिमांशु गर्ग जी आपका स्वागत है। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और युवा हैं, स्मार्ट लग रहे हैं सर। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी, सवाल मेरा ये है कि देश में पूरे देश का बजट आया है, वित्त मंत्री सीतारमण जी ने जी। और उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी ने भी एक बजट अपना उत्तर प्रदेश के लिए दिया है जी। सवाल मेरा ये है कि जो राष्ट्रीय बजट है, भारत देश का जो बजट है, उसमें 12 लाख का जो छूट है, वो जो मतलब जो आम जनता है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करिए। ये छूट बिल्कुल मतलब उसमें 1 रुपया भी उसको नहीं देना है या कहीं न कहीं रूप से उसको टैक्स देना होगा? नहीं, इसमें ऐसा है जी, जो 12 लाख की छूट आपको प्रदान की गई है, ये अब की बार सीतारमण जी की, हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा, सीतारमण जी द्वारा, उसमें ये है कि आपको नई रिजीम में आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जो पहले टैक्स 7 लाख तक की लिमिट तक ये नहीं लगता था, अब ये 12 लाख तक की लिमिट छूट दे दी गई है। इससे मध्यम वर्ग को बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है और उनके हाथ में बहुत बहुत एक्स्ट्रा पैसा आने वाला है। उससे उनकी आमदनी का जो उनके जरिया है, उनका उसको परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी उनकी, उनका इस्तेमाल करने के लिए बहुत पैसा मिलने वाला है। वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं उस पैसे को अपना कहीं पे भी। और इस वजह से जो ये 12 लाख का दिया गया है, इसमें कोई भी आपको पैसा नहीं देना है, 12 लाख तक की छूट आपको मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, इसमें बशर्ते अगर आप सैलरी इनकम से हैं और इंटरेस्ट इनकम अगर आपकी आती है तो 12 लाख तक कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपका अदर सोर्सेज से कोई कैपिटल गेन वगैरह की सोर्सेज से आपको कोई इनकम आती है तो उसमें आपको अलग से उसका प्रतिशत देना पड़ेगा। वो जो 12.5% और 20% है, वो उसी के अकॉर्डिंगली पुराना ही रहेगा, उसमें आपको छूट नहीं मिलेगी। तो 12 लाख तक अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। उनको कोई भी पैसा नहीं देना है 12 लाख तक की। जो भी टैक्स बनता है वो छूट मिल जाएगी, वो रिबेट के थ्रू उनको छूट मिल जाएगी। बिल्कुल जी सर। एक मैं जानना चाहता हूँ, कई वर्षों से ये मांग चल रही थी कि मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में छूट चाहिए, तो इस बार इतना बड़ा स्लैब का जो छूट देने का क्या वजह था? कोई राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं था? नहीं, राजनीतिक उद्देश्य, दिल्ली चुनाव को मैं तो नहीं कहूँगा राजनीतिक उद्देश्य था। बहुत, जैसे आपने खुद ही कहा कि बहुत दिनों से ये डिमांड चली आ रही थी मध्यम वर्ग की और सैलरीड क्लास लोगों की कि हमें कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए, और सरकार ने उनकी बातों को समझा और देखा कि हाँ भाई, परचेजिंग पावर लोगों के हाथ में कम हो रही है और सैलरीड जैसे जैसे बढ़ी है तो उनकी सारा टैक्स, उनकी सैलरी सारी टैक्स में चली जाती थी। तो सैलरी बढ़ रही है, हमारा देश ग्रो कर रहा है, देश की प्रगति हो रही है, उसके लिए उनको हाथ में पैसा उनके ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे तो वो सारा पैसा घूम के इकोनॉमी के अंदर ही आएगा। इकोनॉमी के अंदर आने से उसका ये बेनिफिट होगा कि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ने से और हमारा उद्योग धंधा जो है, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो फ्लरिश करेंगी, उनको भी एडवांटेज मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि राजनीतिक उपलक्ष्य से किया गया है, ये केवल देश के विकास के हिसाब से ही किया गया है। मैं इसको राजनीतिक उपलक्ष्य के नहीं मानता हूँ। सही कहा आपने सर। वित्त मंत्री जी ने ये भी कहा था कि इससे कुछ नुकसान होंगे, 1 लाख करोड़ का बजट का नुकसान होगा, लेकिन उसकी भरपाई किसी न किसी रूप में होगी। तो क्या जो पैसा से परचेजिंग होगा जीएसटी के रूप में वो देश को पूरा? बिल्कुल सही कहा। जैसा कि उनको इस उसमें जब स्लैब में बहुत सारे मतदाता है, सब बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे हैं जो इससे बाहर हो जाएंगे। हमारी लिमिट 12 लाख की लिमिट के आने की वजह से बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे हैं जिनको अपनी रिटर्न में उनको सरकार को कोई टैक्स नहीं प्राप्त होगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में सरकार को बहुत टैक्स प्राप्त होने वाला है कि जो जिस चीज़ से वो खर्चा करेंगे तो वो जीएसटी में ही के रूप में ही उनके पास वापस आएगा सरकार के पास। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें शेयर मार्केट में भी उसका बेनिफिट मिलेगा, प्रॉपर्टीज़ मार्केट में भी उसका बेनिफिट मिलेगा, बुलियन मार्केट में भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो उनको अल्टीमेटली सरकार को नेट ऑफ में कुछ नहीं नुकसान होने वाला, बल्कि ज़्यादा ही फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जीएसटी के रूप में बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं उनको। सर, एक बड़ा सवाल और भी था कि इस बजट में सर जो एमएसएमई सेक्टर जी अंदर शामिल होने वाली कंपनियां, चाहे वो माइक्रो की हो या उसके ऊपर की हो या और बड़ी हो, उनको बहुत सारी छूट टैक्स में और लोन की लिमिट बढ़ाई गई है। तो थोड़ा सा बारीकी से सर, क्योंकि मैं तो पत्रकार हूँ, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बारीकी से बताइए सर। इसमें ऐसा हुआ है जी, एमएसएमई की जो हमारी लिमिट्स चलती थी, जो स्मॉल एमएसएमई में हमारे 3 सेक्टर्स आते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़। तो मीडियम, माइक्रो और स्मॉल सब इनके लिए, इन सब इंडस्ट्रीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले उनकी कैटेगरी इन्वेस्टमेंट लिमिट की कम हुआ करती थी, अब उसको इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा के कई गुना बढ़ा के 5 गुना बढ़ा दिया गया है, 10 गुना भी बढ़ा दिया गया है कई जगह।
और उसको बढ़ा के उनका इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ही, क्योंकि हम एमएसएमई डिसाइड करते थे कि किसी कंपनी का कितना इस इंडस्ट्री को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, तो उसके लिए क्राइटेरिया होता था कि उसने कितना इन्वेस्टमेंट अपना प्लांट एंड मशीनरी में कर रखा है और इतनी उनकी कैपिटल टर्नओवर कितनी है। तो अब वो लिमिट छोटी से छोटी, अब पहले माइक्रो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ की लिमिट 250 करोड़ हुआ करती थी। अब 250 करोड़ के टर्नओवर वाली इंडस्ट्री क्रॉस करते ही वो मीडियम स्केल से बाहर हो जाती थी जैसे, लेकिन इस लिमिट को बढ़ा के 500 करोड़ कर दिया गया। तो अब 500 करोड़ तक की जो इंडस्ट्री है वो मीडियम स्केल में ही मानी जाएगी। लेकिन पहले क्या होता था कि वो 250 करोड़ क्रॉस करते ही वो लार्ज स्केल में आ रही थी, तो उनके लिए नुकसानदायक होता था, क्योंकि एमएसएमई के जो भी बेनिफिट्स मिलते थे, जो भी लोन में उनको और भी अदर बेनिफिट्स मिलते थे क्रेडिट फैसिलिटीज़ में, वो फैसिलिटीज़ अब ख़त्म कर दी गई हैं। हो जाती है उनकी, ख़त्म कर दी गई है, ख़त्म हो जाती है अगर वो 250 करोड़ क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि लिमिट 500 करोड़ बढ़ा दी गई है, तो अब वो इससे लिमिट से बाहर नहीं होंगे। वो 300 करोड़ 400 करोड़ की भी टर्नओवर कर लेगी तो भी वो उनका नुकसान नहीं होगा, वो उसी कैटेगरी में रहेंगी। तो उनको सारे इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स जो सरकार द्वारा एमएसएमई को दिए जाते हैं वो सब प्राप्त होते रहेंगे आगे भी। और सर जो मतलब उनका जो टैक्स में छूट भी मिलेगी, सब चीज़ मिलती रहेगी उनको, जो टैक्स में छूट मिलेगी उनको। अभी हमने सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने वो भी लिया है कि उसमें उनकी लिमिट बढ़ा दी गई। लिमिट बढ़ाने के साथ साथ टैक्स रिबेट्स में भी उनको बेनिफिट्स दिए गए हैं कि स्टार्टअप्स वगैरह का भी उन्होंने बढ़ा दिया है कि टाइम लिमिट, कि आप स्टार्टअप भी अगर इस डेट तक शुरू कर लेंगे तो वो टाइम लिमिट ख़त्म होने वाली थी, उसको भी बढ़ा के उन्होंने आगे तक 2030 तक कर दिया, तो उसको बढ़ा दिया गया है। और उससे क्या होगा, ये लिमिट बढ़ने से जितने भी वो लोन, बैंक लोन्स वगैरह उनको मिलते थे, वो फैसिलिटीज़ जो बैंक लोन में उनको कंसेशनल रेट ऑफ डिस्काउंट मिलता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट में, वो आगे भी चलता रहेगा उनको। और ये सब बेनिफिट्स में अमाउंट भी बढ़ा दिया गया है। और इसके लिए बहुत सारे उन्होंने अभी लोन प्रोवाइड करने के लिए भी उन्होंने कहा है कि हम इतने लोन प्रोवाइड करेंगे, इतने अमाउंट उन्होंने सेंक्शन कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, जिससे जो छोटे स्केल के लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ को। और स्पेशली लेडीज़ के लिए तो बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने निकाली हैं इस चीज़ में। तो सर इस बजट से देश तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर हो जाएगा? बिल्कुल होगा जी। अभी हम 5वीं पे थे, 4थी पे आने वाले हैं। हम तीसरी अर्थव्यवस्था, मैं उम्मीद करता हूँ उनके माननीय वित्त मंत्री जी सीतारमण जी के बजट द्वारा हमारा देश प्रगति और विकास के जिस उस पे पथ पे अग्रसर हुआ है, वो हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उम्मीद है कि 1-2 साल के अंदर हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे वर्ल्ड की। ओके सर। अच्छा, इसी में एक सवाल मेरा और भी था सर, जो स्टार्टअप है जी, स्टार्टअप में जो लोन होता है बगैर किसी स्वच्छा प्रावधान के मिलता है जी, तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा सर? बिल्कुल होगा जी। क्योंकि मान लीजिए किसी को बगैर किसी मतलब सिक्योरिटी के लोन दे दिया, आप जो कहना चाहते हैं, तो इसको कैसा देखते हैं आप? सर देखिए, इसमें सही और गलत लोग तो हर जगह मिलेंगे आपको, हर बिजनेस में मिलेंगे, हर आपको समाज में मिलेंगे। अगर लोग कुछ देश के लिए करना चाहते हैं और अपने लिए भी करना चाहते हैं, तो सरकार ने उनको एक मौका दिया है कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट हम आपको करने के लिए तैयार हैं, आप अपने नए नए आइडियाज़ हमारे पास लेके आइए, हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट करने से आपको, अगर आपके पास अभी अर्थव्यवस्था धन की कमी है, आपके पास फंड्स नहीं है, तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ साथ सरकार भी ये एक्सपेक्ट करती है कि आप, अगर सरकार आपकी मदद करने को तैयार है, तो आप भी नए नए आइडियाज़ से हमारे देश का मान बढ़ाएं और देश का पैसा देश में ही रहे, उसका बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए। स्टार्टअप कंपनीज वालों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ये पैसा मिल गया, अब हम इसे लेके ठंडे बस्ते में डाल दें, अब हम अपना भाग जाए यहाँ से, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्टार्टअप जो है बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं उसमें, और लोग नए विचार लेके और नए आइडियाज़ लेके हमारे देश में, बहुत प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। देखिए हमारे देश में हमारी प्रतिभा में यही था, उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता था। जो इस सरकार ने हमें सपोर्ट देना शुरू करा है, उसके लिए उनका आभार मानना चाहिए, नए वेंचर्स को, नए स्टार्टअप्स को, और साथ में कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो सर स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर से देश तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बिल्कुल पहुंचेगा सर। बहुत बड़ा बैकबोन होती है एमएसएमई और स्टार्टअप्स जो होते हैं, बहुत बड़ा बैकबोन होते हैं देश के लिए, और अर्थव्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था में और जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान होता है। उनके बिना तो हम चल ही नहीं सकते। जैसे एक सपोर्टिंग हैंड चाहिए, तो वो एमएसएमई और वो सपोर्टिंग हैंड की तरह काम करते हैं, जिससे देश को
अग्रसर तरक्की मिलती है, अग्रसर होने में फ़ायदा मिलता है। सर जीडीपी आम जनता नहीं समझती जी, थोड़ा सा जीडीपी को परिभाषित करेंगे कि वर्तमान में जीडीपी कितनी है, अब इस बजट से जीडीपी कितनी बढ़ेगी? देखिए जीडीपी का बेसिकली जो है, बेसिकली इसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हैं, ऐसे ही देश भी अपने घर का बजट बनाती है, अपने देश का बजट बनाती है। इसी तरीके से जो वो बजट बनाते हैं वो पूरा हिसाब किताब रखते हैं कि कहाँ से, किस किस मद में, किस किस सोर्सेज से हमारे को पैसा मिलेगा और किस किस सोर्सेज में हमें पैसा खर्च करना होता है। उसी को समझ के, जैसे आप अपने घर का बनाते हैं, ऐसे ही देश का बजट बनाया जाता है। उसी को सोच के बजट का वो प्रावधान किया जाता है कि हमें किस मद में कितना पैसा देना है और कहाँ हम उसमें खर्चा होगा और कहाँ से हम उसको ले सकते हैं और उस कवर अप कर सकते हैं। उसी को देखते हुए जीडीपी की ग्रोथ निकाली जाती है। और अब की बार भी हमारी सबसे बड़ा अच्छा ये है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जो सीतारमण जी ने अब की बार भी कोई नेगेटिव वो नहीं लेके गई है कि हमारे को सरप्लस में ही रखा है, अपने डेफिसिट को कम करने की कोशिश करी जा रही है साल दर साल। तो अब की बार भी कोई उन्होंने डेफिसिट को, बजट डेफिसिट को कम करने की कोशिश करी है इस साल भी, पिछले साल के कंपैरिजन में। और अब की बार भी कम करने की कोशिश करने के साथ साथ उन्होंने अपनी जीडीपी ग्रोथ जो है, अब की बार उन्होंने कहा कि हम पिछली टाइम की जिस स्पीड से हम चल रहे थे उस अर्थव्यवस्था को उसी स्पीड से हम कायम रखने की कोशिश करेंगे। जीडीपी बढ़नी है, जीडीपी की ग्रोथ बढ़ने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बढ़ाने की। एक प्रमुख सवाल सर जी, वित्त मंत्री का बजट अच्छा है, 15-11 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को एक अलग क्रांतिकारी मतलब लक्ष्य दे रहे हैं जी। और चाहे ईवी सेक्टर हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन सर क्या वजह है कि रुपया हमारा डॉलर के मुकाबले मजबूत नहीं हो रहा है? सर देखिए, रुपया केवल हमारी अर्थव्यवस्था से नहीं चलता है, रुपया दूसरों की अर्थव्यवस्था से भी बहुत कुछ चलता है। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है तो रुपया मजबूत हो जाएगा। जनता का सवाल ये हाँ, जनता जनरल नॉलेज में हम लोग समझते हैं कि हम समझते हैं कि एज अ रैशनल मैन हम समझते हैं कि हाँ जी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, आरबीआई भी बीच में इसमें अपना दखलंदाजी करते हैं, इंटरफेयर करते हैं कि जिससे उसको रुपए को मजबूती मिले। हम केवल एक नज़रिया देखते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जी। अगर हम कहें कि हमारा एक्सपोर्ट, इससे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इम्पोर्ट महंगा होता जा रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट में तो हमें फ़ायदा मिल रहा है। जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो हम जितना एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, उस एक्सपोर्ट में हमारे को रुपये डाउन होने की वजह से, रुपए की मजबूती कम होने की वजह से, रुपए के गिरने की वजह से हमारे को बहुत फ़ायदा मिल रहा है उस चीज़ से। हमारे यहाँ अंदर अर्थव्यवस्था में खूब अच्छा पैसा आ रहा है एक्सपोर्ट करने से। जितनी भी एक्सपोर्ट, हमारी आईटी कंपनीज़ को बहुत बेनिफिट हो रहा है। देखिए हर चीज़ का दो पहलू होते हैं, जैसे मैंने कहा, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई चीज़ जो किसी के लिए अच्छी है वो दूसरे के लिए वो अच्छी होगी, किसी के लिए बुरी भी होगी वो चीज़, और किसी के लिए बुरी है तो वो दूसरे के लिए अच्छी होगी। तो अगर किसी के लिए बुरी हो रही है तो हमारी आईटी कंपनीज़ के लिए उसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है। या यूक्रेन और रशिया का हुआ, उसकी वजह से ये रुपया इतना गिर भी गया है। और अभी जैसे रिसेंटली ट्रम्प जी का वहाँ पे दोबारा टेन्योर आया है, वहाँ के वो प्रेसिडेंट बने हैं दोबारा से यूएस के, तो उन्होंने प्रेशर टेक्निक्स यूज़ करते हुए अपना कहा कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं आपके पास ये सैंक्शन लगा दूंगा, वो सैंक्शन लगा दूंगा। हर किसी को कहा उन्होंने कि ये मैं आपके टैरिफ्स बढ़ा दूंगा। तो उससे एक मार्केट सेंटीमेंट डाउन की तरफ चला गया कि शायद हमारे हिंदुस्तान से पैसा, हमारे देश से पैसा बाहर जाने लगेगा, इसलिए डॉलर का रेट नीचे गिरता चला गया। वो डॉलर का, रुपये का रेट, हाँ, रुपये का रेट नीचे गिर गया, डॉलर मजबूत हो गया, रुपये का रेट नीचे गिरता चला गया। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा भारत देश का, हाँ, एक्सपोर्ट बढ़ाने में वैल्यू बढ़ जाएगी। हमारे को कोशिश ये करनी चाहिए, सरकार इस तरफ पूरी कोशिश कर भी रही है कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, जो कि अभी थोड़ा सा डाउन जरूर हो गया है, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी डाउन चल रही है, इसलिए थोड़ा सा ये युद्ध की वजह से भी, रशिया यूक्रेन और इन सब की वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ में भी थोड़ा सा डाउन चल रही है इकोनॉमी। इस वजह से थोड़ा सा मार्केट में सेंटीमेंट डाउन हो गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आने वाले वर्ष में इसको मजबूत गति मिलेगी, रुपया मजबूत मिलेगा। और इस बजट से तीसरी अर्थव्यवस्था हम निश्चित तौर से हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप बहुत अच्छी चीज़ है। स्टार्टअप्स तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए आप अगर 10 साल में मोदी जी के टेन्योर में देखेंगे तो हमारे 10 साल पहले जितने स्टार्टअप्स हुआ करते थे उससे कहीं कम से कम 15-20 गुना बढ़ चुके हैं स्टार्टअप्स में। हमारे हर रोज नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। जैसे चाइना के खिलौने आते थे, खिलौने यहाँ बनने लगे,
अब हमारा देखिए मोदी जी का मेन फोकस मेड इन इंडिया पे ही है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। तो वो बाहर से उन्होंने इसीलिए बाहर से जो चीज़ें ऐसी थी जो बाहर से आ रही थी और जो वो सोचते थे कि यहाँ से ही देश में बन सकती हैं, जिसके लिए हमें बाहर अपना आउटफ्लो नहीं करना चाहिए, हम अपने पैसे को क्यों, हम अपने डॉलर रिजर्व्स को हम क्यों खर्च कर रहे हैं अननेसेसरी की चीज़ों में। जैसे आपने खिलौने हो गए, अब आप आर्म्स एंड एम्यूनिशन से देखिए, डिफेंस सेक्टर में कितना बूम आया है हमारे। अभी तक हम अपने सारा आर्म्स एंड एम्यूनिशन हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। आज देश हमारा इतना एक्सपोर्ट कर रहा है, खुद ही एक्सपोर्ट कर रहा है इतना सारा। इंपोर्ट हम अब भी करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट हमने बहुत बढ़ा दिया है। आप उसमें स्पेस सेंटर्स में देखिए, स्पेस उसमें इंडिया में स्पेस इस समय सबसे आगे है। नासा में जो चीज़ 100 रुपये में बनती है वो हमारे यहाँ वो 10 रुपये में बन जाती है वो चीज़। तो हम आज की डेट में कितने सारे यहाँ से वो सैटेलाइट्स हम यहाँ से छोड़ रहे हैं। तो हमारा बेनिफिट, स्पेस सेक्टर कितना डेवलप कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया, प्राइवेट सेक्टर्स बहुत आ गए स्पेस सेक्टर में। इवन आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया। तो प्राइवेट कंपनीज के आने से ये हुआ कि प्राइवेट कंपनीज ने अपना बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट उस पर किया डिफेंस सेक्टर पे, और उन्होंने यहाँ से एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। हमारी बहुत सारी PSUs कंपनीज भी एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो आज जो हम सब कुछ इम्पोर्ट करते थे, आज मैं समझता हूँ कि अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर ही रहे हैं डिफेंस सेक्टर की, और साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो छोटी छोटी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनको खूब एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा। तो उससे हमारे को बहुत सब बेनिफिट्स मिल रहे हैं। देश में मजबूत हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और देश का पैसा देश में ही रह रहा है। अब हिमांशु गर्ग जी, एक सवाल और भी था कि हमारे जो टैक्स पेयर हैं जी, उनकी बढ़ोतरी जल्दी नहीं हो पा रही है। अभी भी लोग टैक्स में नाम सुनते मान डर जाते हैं। तो टैक्स पेयर के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? क्या डरने की जरूरत नहीं है? सर, डरने की तो जरूरत पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर आप अपना पैसा, अगर देश को, अगर आप टैक्स, मैं सही मायने में अगर आप कमा रहे हैं पैसा और आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप लीगल तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट करके, अपनी जो सरकार की स्कीम्स है उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को बचाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सरकार ने आपको छूट प्रोवाइड कर रखी है, उनका बेनिफिट्स आपको लेना भी चाहिए जो छूट मिली हुई है। लेकिन मैं हर अपने टैक्स पेयर से यही कहूँगा कि जो आपके अगर इनकम है तो अपनी प्रॉपर इनकम अपनी प्रॉपरली दिखाएं और उसके लिए टैक्स पे करें, जिससे अगर वो आप टैक्स पे करते हैं उस टैक्स से वो बेनिफिट आपको ही मिलता है अल्टीमेटली आके। क्योंकि देश प्रगति करता है तो देश में अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सब चीज़ें बढ़ेंगी, तो वो पैसा आप ही के लिए बेनिफिट के लिए यूज़ होने वाला है। सरकार के बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं हो रहा, वो पैसा आप ही के बेनिफिट के लिए यूज़ हो रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और आगे बढ़ें, और टैक्स पे, अगर आपका टैक्स बनता है तो उसको टैक्स जरूर पे करें। सर, इस कड़ी में एक बहुत बड़ा एक यंत्र आया है, AI जी। वो हर सेक्टर में सर अब लागू होगा जी। चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी हो, कहीं झूठ बोलना हो, वो बिल्कुल पकड़ लेगा। तो AI से कितना मतलब फ़ायदा होने वाला है? मोदी जी ने कहा था देश को बहुत फ़ायदा होगा जी, और एम्प्लॉयमेंट उससे घटेगा नहीं। जी, देखिए जी, इस मामले में अगर आप ध्यान रखें, जब कंप्यूटर आए थे तब भी लोगों ने यही कहा था कंप्यूटर आ गया अब तो लोगों की काम खत्म हो जाएंगे, नौकरी चली जाएगी। कंप्यूटर आने के बाद किसी की नौकरी गई? नहीं गई, उल्टा नौकरियां बढ़ गई। लोगों को और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और तरह तरह का एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं। आप देखिए कंप्यूटर आने के बाद आपकी लाइफ कितनी आसान हो गई। देखिए, अगर आप हर चीज़ गलत इस्तेमाल, सोशल ये सर्कल का भी आप लोगों ने यही कहता है कि सोशल साइट्स आ गई हैं तो बहुत ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर हर चीज़ को आप गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको नुकसान होगा ही होगा, और अगर आप सही तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं और उसका सही बेनिफिट, सही दिशा में उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा आपको उसका बेनिफिट ही होगा। ऐसे ही AI का केस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, ये आज की ज़रूरत है। अगर हम आज उसको यूज़ नहीं करेंगे तो हम देश में जैसे पहले था कि हम पीछे रह जाएंगे, हम पता चला 5 साल बाद और देश हमसे आगे हो चुके होंगे और हम पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए AI आज की ज़रूरत है, और फ्यूचर भी AI पे टिका हुआ है। तो आगे चल के ऐसा नहीं है कि उससे नौकरियां जाएंगी। AI भी तो यूज़ करने वाले और बनाने वाले ह्यूमन हैंड्स ही होंगे ना जी। तो उसको बनाने के लिए ह्यूमन हैंड्स ही होंगे, तो उनको बनाने के लिए हम लोगों की जरूरत तो पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि AI के आने से वो फ़र्क पड़ जाएगा। AI से चीज़ें आसान होंगी और उसका AI को इस्तेमाल सही दिशा में करना है, ये हम पर, जिससे इन लोगों के ऊपर एक्शन हो सके जो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ों का। तो ऐसा नहीं होगा। AI अच्छा है देश के लिए। AI देश के लिए अच्छा है। 2-3 सवाल और हैं।
पर्सनली मतलब जो आपके दिमाग में हो कि भाई इस चीज़ को वित्त मंत्री जी ने अनदेखा कर दिया है, अगर जोड़ती तो बजट और अच्छा हो जाता, तो आप उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा, एक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैपिटल मार्केट में ज़रूर कुछ आएगा, स्टॉक मार्केट या कैपिटल गेंस वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ उम्मीद थी कि आ सकती हैं। तो उस चीज़ में सरकार को उस दिशा में भी सोचना चाहिए और कोशिश एक ये और करनी चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह पे एक 30% का स्लैब लगता है स्ट्रेट, जो हम कंपनी में जबकि कम लगता है। तो हम ये चाहते हैं, मेरा अपना पर्सनल सजेशन उनसे ये है कि दरख्वास्त है कि वो इस बारे में भी सोचें, जो LLPs और पार्टनरशिप फर्म्स पे 30% टैक्स लगता है तो उसको भी टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स के इक्विवेलेंट लाया जाए, जिससे लोग LLPs और उसकी तरफ पार्टनरशिप फर्म में भी रुचि बना के रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कंपनीज खोलने में कुछ लोगों के पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो वो पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं या LLPs खोलना चाहते हैं तो उनको, लेकिन टैक्स की वजह से वो खोलना नहीं पाते हैं क्योंकि टैक्स रेट ज़्यादा है इनकम टैक्स का। तो वो एक उस दिशा में ध्यान देने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। सर इसके अलावा एक सवाल और भी था, जो कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सर, GST का अभी तक वो नहीं बन पाया, क्या बोलते हैं उसको, ट्रिब्यूनल नहीं बना अभी तक जी। ट्रिब्यूनल न बनने से बहुत सारे पैसे जो हैं विवादों में हैं, अगर वो पैसे चलन में आ जाएं तो बेहतर होगा। जी, ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। जी, ट्रिब्यूनल तो बनना ही चाहिए। ट्रिब्यूनल सरकार पिछले 1 साल से कह रही है कि ट्रिब्यूनल बन रहा है, ट्रिब्यूनल बन रहा है, और अभी तक नहीं बन पाया है। ये एक सोचने वाली बात है। क्यों नहीं, क्या दिक्कत क्या आ रही है ये समझ में नहीं आ रहा। ट्रिब्यूनल तो हमारे पास पहले भी था, उसे बनाने में दिक्कत क्या है? जो ट्रिब्यूनल पहले ही है उसी ट्रिब्यूनल को GST ट्रिब्यूनल के रूप में कार्यरत कराना चाहिए, और उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उनको जो भी उनकी लिखनी है, उनकी कोई इंटरनल गाइडलाइंस उनको देना चाहते हैं, इशू करना चाहते हैं, उसको बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए जितना टाइम लग रहा है, क्योंकि इससे अल्टीमेटली केसेस बढ़ रहे हैं और विवाद में जो ऐसे आपने कहा कि पैसा बहुत इन्वॉल्व हो गया है, तो लोग अननेसेसरी हाई कोर्ट जा रहे हैं उसके लिए। हाई कोर्ट में रिट पिटिशंस फाइल कर रहे हैं या हाई कोर्ट जाके अपना, क्योंकि ट्रिब्यूनल बनी नहीं है तो हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो वो अननेसेसरी बर्डन, हाई कोर्ट में पहले ही बहुत सारे केसेस लंबित चल रहे हैं, पेंडिंग चल रहे हैं। तो अगर ट्रिब्यूनल बन जाए तो कम से कम हाई कोर्ट के लिए भी आसान हो जाएगा कि कुछ केसेस ट्रिब्यूनल लेवल पे सॉल्व हो जाएंगे और वहाँ तक नहीं जाएगा, पैसा उसमें आ जाएगा, यूज में आ जाएगा, लिक्विडिटी में। जो अभी व्यापारियों का पैसा फंस जाता है वो लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो उनके लिए भी वर्किंग कैपिटल में वो पैसा आ जाएगा, तो उनका सहूलियत होगी उनके लिए। सर लास्ट सवाल, जो GST का स्लैब रेट है उसके लिए कोई ओपिनियन है, जो कम है या जो हाईएस्ट है 28%? सर GST के स्लैब के लिए जैसे सरकार काफ़ी टाइम से कहती हुई आ रही है, हम 3 स्लैब कर देंगे। अभी हमारे पास 5%, 0% और 12%, 18, 28% का स्लैब है। ठीक है, 28% का स्लैब जो है बहुत सारे आइटम्स में, जो लग्जरियस आइटम्स हैं बेसिकली उन्हीं 28% है उन पे। लेकिन इसमें एक आइटम है सीमेंट। सीमेंट में 28% टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मेरा हिसाब से उसे लोहे के रेट पे लेके आना चाहिए सरकार को, जो 18% वाला, जैसे और स्टील आइटम्स, बिल्डिंग मटेरियल का जो स्लैब रेट्स हैं वो या तो 5% है, या ईंटों पे जैसे 5-6% है, और उस पर जो है 18% है। तो इस स्लैब को 18% पे सीमेंट को लाना चाहिए, जिससे लोगों को जो आम जनता है मकान बनाने में सुविधा होगी। तो अफोर्डेबल हाउसिंग, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है अफोर्डेबल हाउसिंग वाला, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग वो प्रदान कर सकें, प्रोवाइड करवा सकें, तो उसमें उनके लिए एक बेनिफिट होगा मेरे ख्याल से। तो 28% के स्लैब को सीमेंट वाले में 18% करना चाहिए, एक तो मेरी ये सजेशन है। दूसरा, जो 28% लग्जरी गुड्स के लिए ठीक है बिल्कुल कि आप 28% कर दीजिए, लेकिन उसमें जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनके लिए भी 28 से इसको 18 लाना चाहिए, जिससे जो 10 लाख से नीचे की गाड़ियां हैं, वो गरीब तबका है या मिडिल क्लास है हमारा, वो भी गाड़ियों का सफ़र का एंजॉयमेंट कर सके। उसे 5-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए तक की गाड़ियाँ हैं या 10 लाख रुपए तक की गाड़ियाँ हैं, उनको भी 18% में कर देना चाहिए। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहे उसको 28 की जगह 32 कर दें, वो बिल्कुल बिल्कुल उसको जो परचेज कैपेसिटी है जिसकी, उसके लिए कोई 28 का 32 करेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो दे भी देगा। जो 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सकता है, उसे 1 करोड़ पे कितना फर्क पड़ेगा? 4 लाख रुपए का। 4% तो 4 लाख रुपए देने में उसे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो अगर 8-10% कम हो जाता है तो उसके लिए तो 1 लाख रुपए बच जाते हैं, जो छोटी गाड़ी वाला है 10 लाख की गाड़ी में, तो मध्यम वर्ग के लिए। तो उसके लिए स्लैब को सोचना चाहिए सरकार को, जो लग्जरीज गुड्स हैं उन पे सही है, उसको बढ़ाना चाहिए।
चाहे उसको इंक्रीज़ करना चाहे इंक्रीज़ करें, नहीं तो 28% पे सेस लगा के भी उसको कर सकते हैं कवर वो। अदरवाइज जो कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनको 18% में लेके आना चाहिए, जो 28 में है उनको 18 में लेके आना चाहिए। और कुछ जैसे अभी भी एक कॉम्प्लिकेशन बहुत होता है, जैसे अभी आया, आपने बहुत सारे वो भी सुने होंगे, उसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बने हैं कि पॉपकॉर्न अगर आप ऐसा खरीद रहे हैं तो ये % लगेगा, ये खरीद रहे हैं तो ये % लगेगा। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी से बचना चाहिए, एक आइटम पे एक ही तरह का टैक्स रेट लगना चाहिए। अब वो पैक करके बेच रहा हो या बिना पैकिंग के बेच रहा हो तो उस पर फ्लैट रेट कर देना चाहिए। अब आटे को बिना खुला बेचते हैं तो कुछ रेट है, पैक करके बेचते हैं कुछ रेट है, तो ये चीज़ एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है और इससे इश्यूज बढ़ रहे हैं और ये लीगल इश्यूज में जाना पड़ रहा है इसके लिए। और इससे जो है जो डिपार्टमेंट है उनको भी क्लैरिटी नहीं हो पाती है, वहाँ पे विवाद उत्पन्न होते हैं, तो ये बहुत दिक्कत का विषय है। तो एक आइटम पे मेरी सलाह ये है कि एक आइटम पे एक ही टैक्स होना चाहिए। बहुत अच्छा सजेशन दिया सर आपने। जी। एक बिल्कुल अंतिम सवाल जी। हम गाजियाबाद में बैठे हैं, एक वक्त था गाजियाबाद औद्योगिक नगरी था जी। अब सारी बड़ी कंपनियां नोएडा चली गई, नोएडा हमारे बाद बसा है। जी बिल्कुल। कुछ केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि यहाँ पर एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब और कंप्यूटर से रिलेटेड साइबर हब बनना चाहिए। सर बिल्कुल बनना चाहिए। कंप्यूटर से सरकार का, योगी सरकार का वैसे भी माननीय हमारे वो हैं यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी जी का औद्योगिक विकास पे बहुत ज़्यादा जोर है। प्रधानमंत्री का विजन को वो आगे लेके चल रहे हैं हमारे, और वो चाहते भी हैं कि $1 ट्रिलियन हमारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो जाए। तो उसके लिए गाजियाबाद, जैसे कि पुराने ज़माने में कुछ सालों पहले गाजियाबाद बहुत बड़ा हब हुआ करता था लोहे की इंडस्ट्री का, और उसका यहाँ से बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे थी, वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी बहुत होता था गाजियाबाद से, मशीनरीज बहुत एक्सपोर्ट होती थी, कास्टिंग्स बहुत एक्सपोर्ट होती थी। तो उस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे अर्थव्यवस्था, यहाँ पे सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए, जिससे हमारी लाइटिंग फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जिससे यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया, नया एक इंडस्ट्रियल टाउन लेके आए, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया लेके आए कि पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो सके वहाँ पे। तो उस सब चीज़ों उसका उनको वो मिलना चाहिए। और एक इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, क्योंकि अब जेवर एयरपोर्ट आने से सब लोग नोएडा की तरफ भाग रहे हैं, तो कुछ ऐसा लेके आए कि यहाँ पे भी कि लोग यहाँ पे आ सकें और गाजियाबाद में आ सकें, गाजियाबाद से, जिसकी पर्टिकुलर गाजियाबाद की अर्थव्यवस्था इंप्रूव हो सके। चाहे वो, क्योंकि दिल्ली के पास होने की वजह से NCR का एरिया कहलाता है ये, तो यहाँ पे पॉल्यूशन की बहुत दिक्कत होती है। तो पॉल्यूशन की दिक्कत को सोचते हुए आप यहाँ पे एक IT हब के तरीके से, या नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, IT इंडस्ट्रीज़ हैं, इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिले, इस तरीके की कोई स्कीम, कोई व्यवस्था बनानी चाहिए जिस सरकार को। तो इस तरफ थोड़ा सा, इस दिशा में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर इंडस्ट्रियल हब और साइबर हब बनता है तो जो बच्चे यहाँ कंप्यूटर पढ़ के बेंगलोर जा रहे हैं उनको जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं, जहाँ से IT के बच्चे निकल के जॉब करने के लिए या तो बेंगलोर, हैदराबाद चले जाते हैं। लेकिन अगर उनको ये व्यवस्था यहाँ पे ही मिल जाएगी गाजियाबाद में, तो उन्हें बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा और वो घर के पास, अपने माता पिता के पास रह के यहाँ पे अपने प्रदेश की उसमें उन्नति में, तरक्की में शामिल हो सकेंगे। और इंडस्ट्रियल हब बिल्कुल बनना चाहिए जी। लास्ट सर, जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट की समिति के चुनाव हुआ था जी, उसकी कार्यकारिणी को क्या बधाई संदेश देना चाहेंगे? नवनियुक्त जो कार्यकारिणी है, मैं उन सबको बधाई देता हूं और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वे हमारे प्रोफेशन को और आगे लेके जाएंगे। इस चीज़ के लिए धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसी विषय पे आपसे बात करेंगे। बिल्कुल, नमस्कार।